हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएसटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स मैंने पहले पार्ट फर्स्ट सेकंड में डील कर दिया है। अभी बचे लास्ट टू टॉपिक्स। ये लास्ट टू टॉपिक्स है, आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड ये बोथ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड है कोऑर्डिनेशन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मैं बता दूं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए गए हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं, ये पांचों पॉइंट को डील करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इस पॉइंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 3 या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग उसको याद कर लो। मैं बता दूं कि हेनरी फयोल के अनुसार मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। ठीक है, हेनरी फयोल के अनुसार मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। अगर दूसरे साइंटिस्ट को देखा जाए तो कॉन्टेज एंड ओ'डonnell के अनुसार मैनेजमेंट के 5 हैं, 5 फंक्शंस हैं। थर्ड, जॉर्ज आर टॉरी के अनुसार मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं। ये हो गया, आप याद कर लोगे, इसको नोट डाउन कर लोगे। मैं यहाँ पे चैप्टर डीलिंग के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा नोट्स ही है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बुक के नहीं है, बहुत सारे बुक के मिक्स करके हमने ये पॉइंट निकाला है एंड ये पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ मच टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसका फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग। फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स सेटिंग गोल्स इन एडवांस। Planning means setting goals in advance and it's develop the way to achieve them efficiently and effectively. मैं हिंदी में बता रही हूँ, मैं बोल दूँ कि मैं ये वीडियो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें सो दैट हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच सके। ठीक है, तो प्लानिंग मैंने बोला कि प्लानिंग मीन्स setting up goals in advance and it's develop the way to achieve them efficiently and effectively। हिंदी में क्या? इसका हिंदी क्या हुआ? प्लानिंग मतलब अपने गोल को पहले निर्धारित कर लेना, और प्लानिंग क्या करता है कि उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं उसको आसान बना देता है। ठीक है, प्लानिंग हमने जान लिया, डेफिनेशन आप लोग इसको लिख लोगे। मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं, मैं बता दूं कि आप लोग भी नोट्स पॉइंट्स ही में बनाया करो, बिकॉज अगर पॉइंट्स में बना रहे हो तो पॉइंट्स में आप पढ़ने में आपको आसानी पड़ती है, आपको आराम से सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट दिए गए हैं सेटिंग अप गोल्स, मैंने जो बोल दिया, अपने गोल को एडवांस में ही क्या करना, सेट कर लेना। ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या आता है? सेटिंग ऑफ गोल। आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हो। मैनेजमेंट के फंक्शन का फर्स्ट पार्ट प्लानिंग में सेटिंग ऑफ गोल, यानी सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि आप अपने कंपनी में कितना प्रोडक्शन करोगे। क्या मैं बता दूं कि ये गोल हमेशा फिक्स पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे कि आपका गोल है कि आप आज पढ़ाई करोगे, दैट्स ऑल्सो गोल, बट अगर उसको आप ढंग से गोल करोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ाई करूँगा, तो एक वर्ड में आ गया, एक नंबर में आ गया। अगर मैनेजमेंट का गोल नंबर, न्यूमेरिक टर्म, वर्ड अगर एक फिक्स टर्म में है तो वो गोल सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? गोल बनाता है। क्या करता है? लक्ष्य बनाता है। मैं हिंदी में लिखा मैंने, सेटिंग ऑफ गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारित। सबसे पहले क्या करता है? वो लक्ष्य को निर्धारित करता है, यानी गोल बनाता है कि उससे क्या करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना इनपुट लगाना है, कितना आउटपुट चाहिए उसको, कितने वर्कर्स आएंगे, सब कुछ। ठीक है, कितना रिक्वायरमेंट, कितने जो भी मटेरियल कितना लगेगा, दैट्स नॉन एज गोल। उसको कितना ग्रोथ करना है, ये भी गोल में आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर? व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर मीन्स क्या, भविष्य में क्या करना है, ये भी प्लानिंग ही है। आप लोग प्लानिंग करते हो, पिकनिक जा रहे हो, पिकनिक आपको कहीं जाना है तो आप लोग प्लानिंग क्या करते हो कि मुझे पिकनिक कब जाना है, वहाँ पे अगर जा रहा हूँ तो क्या क्या सामान ले जाना है। ठीक है, उसको प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग हमेशा प्री प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लानिंग हमेशा प्री प्लान्ड ही हो, प्लानिंग बाद में भी की जा सकती है, बट प्लानिंग ज़्यादातर प्री प्लान्ड होती है, मीन्स पहले की जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, उसको आप पहले ही सोच लो। मैं बता दूं कि प्लानिंग प्रॉब्लम्स को कम नहीं कर सकता है, बट हाँ इट कैन प्रेडिक्ट देम। वो उसको बता सकता है कि हाँ इस समय ये प्रॉब्लम आ सकती है, सो डैट कि आप उस प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता ढूंढ लो।
प्रॉब्लम से अपने निपट सको आसानी से, ठीक है। प्रॉब्लम को कम नहीं कर सकती है प्लानिंग, बट हाँ आने वाले भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम को वो पहले ही से आपको आगाह कर सकती है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप इसको देख कर आगे प्लानिंग करो, ठीक है। तो व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, यानी भविष्य में क्या करने हैं, प्लानिंग में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट व्हाट इज़ टू बी डन, सेकेंड हाउ इज़ टू बी डन, मीन्स हाउ मतलब क्या, कैसे, वो चीज़ कैसे करनी है, अगर आपको भविष्य में क्या करना है ठीक है, ये तो सोच लिया आपने। अब जो सोचा क्या करना है उसको कैसे करना है, उसके बाद है वेयर इज़ टू बी डन, मतलब कहाँ करना है, ठीक है। व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है, एंड बाय हुम इज़ टू बी डन, किसके द्वारा करवाना है, ये सब क्या आते हैं प्लानिंग में, आप लोग पॉइंट याद कर लोगे, ठीक है। प्लानिंग हो गया। अब चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आते हैं, तो मैंने जब लिखा हुआ है मैं बता दूं। ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, शॉर्ट कीवर्ड में ऐड करो। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ढांचा इस्टेब्लिश करना, ठीक है, टू इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैं हिंदी में बता रही हूँ कि संगठन के ढांचे को बनाना, ठीक है, यानी आपको कैसे बनाना है, सबका जो ढांचा होता है उसको पहले तैयार कर लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को यहाँ पे हिंदी दिया है कि कार्य को पहचानना और उसका विभाजन। पहले कार्य को पहचानो, ये काम है, ये काम, उसको डिवाइड करना, ये इस सेक्शन में आएगा इसको ये करेंगे, ये सेक्शन में आएगा इसको ये करेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो इंक्लूड इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। मैंने जितने पॉइंट्स लिखे आप सब याद कर लो, लिख लो उसको, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गया एंड डिवीजन हो गया। थर्ड पॉइंट है टू गिव स्पेसिफिक वर्क टू स्पेसिफिक पर्सन। व्हाट्स मीनिंग टू गिव स्पेसिफिक वर्क टू स्पेसिफिक पर्सन, इसका मतलब कि विशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट काम देना। अगर मेरा फॉर्म है, मैं जूता बना रही हूँ, अगर आपको जूता बनाना आता है तो मैं जूता बनाना ही दूंगी। मेरे फॉर्म में बहुत अच्छा, मैं बता दूं कि एक फॉर्म में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, शूज़ के डिपार्टमेंट, क्लॉथ के डिपार्टमेंट, कभी आपके फॉर्म में कहीं एक डिपार्टमेंट में शूज़ बनता है कि क्लॉथ बनता है। तो जो कपड़े बनाने के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको आप कपड़े बनाने का ही काम दोगे ना कि शूज़ बनाने का, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्क को स्पेसिफिक पर्सन को आपको प्रोवाइड करना है, उससे पहले आपको उस वर्क का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हो गया, मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आते हैं, की पॉइंट्स याद करो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी संगठन के ढांचे को बनाना। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य पहचानना एंड विभाजन करना। थर्ड है गिव स्पेसिफिक वर्क टू स्पेसिफिक पर्सन। अब है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। व्हाट इज स्टाफिंग, ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, मैं बता दूं। स्टाफिंग में क्या क्या आते हैं, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारियों का चुनाव। आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा, मैंने बोला आपको यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क, पहले आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, कार्य को पहचानोगे, फिर कार्य को बांटोगे एंड उसी कार्य के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उस एम्प्लॉयज़ को आप सिलेक्शन करोगे। और कैसे एम्प्लॉयज़ को, जो कि वेल स्किल्ड हो, ठीक है, जिनको कि नॉलेज हो उस चीज़ का, उस पार्टिकुलर चीज़ का, उसको आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, सिलेक्शन करोगे, ठीक है। हो गया। सेकेंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन के बाद आप ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। पेपर में निकलता है कि मुझे इस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ये अगर फर्नीचर के कोई कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो टीचर्स नहीं जाते हैं वहाँ पे ना, एम्प्लॉयज़ दे मुझे आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दो, नहीं, वहाँ पे कौन जाएगा, जिसको फर्नीचर से रिलेटेड नॉलेज है, स्किल है, सिलेक्शन करेंगे तभी आपका। उस स्किल के बाद भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कौन सा स्पेसिफिक, कौन सा पार्टिकुलर वर्क डन करना है, कौन सा वर्क करना है, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या आते हैं, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। थर्ड है प्रमोशन, अगर एम्प्लॉयज आपका अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन दो, ठीक है। व्हाट मीन्स प्रमोशन, मीन्स प्रमोशन मतलब क्या है कि एक लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ मूव करना। एम्प्लॉय को आप अगर कोई लोअर लेवल पे, लोअर पोस्ट पे है, उसको हायर पोस्ट पे अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो दैट्स नॉन एज प्रमोशन, ठीक है। अगर उसका स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो उसको प्रमोशन करो ताकि वो और अच्छे से काम करे। अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन करते हो तो वो और अच्छे से काम करता है, खुश रहता है आपसे, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को अगर वेल स्किल्ड है,
सही काम कर रहा है तो उसको मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको आप प्रमोशन दो। मोटिवेशन मैं बता दूं कि स्टाफिंग में नहीं आएगा, ठीक है, ये डायरेक्टिंग में आएगा। ट्रांसफ़र करना एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। अगर किसी को नीड है, मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में शू लोग बनते हैं, शू बनते हैं, एंड सेकंड ब्रांच में क्लॉथ्स बनते हैं आपके ऑफिस के या फिर आपके कंपनी के, ठीक है। तो शू वाले अगर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर अच्छे से काम नहीं करने आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जो क्लॉथ के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको शू का भी कुछ नॉलेज है, आप उनको ट्रांसफ़र कर दो कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तो तुम जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम गड़बड़ हो रहा है। ट्रांसफ़र में आप ये कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र। सेकेंड है रिटायरमेंट। अगर आपका मैं बता दूं कि रिटायरमेंट एक पार्टिकुलरी एज पर होता है। अगर आप एज हो गया है, आपने बहुत अच्छे से काम किया है, अगर आप एज हो गया अब आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट यानी सेवा समाप्त। मैं हिंदी बता दूँ, ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, प्रमोशन मतलब होता है पदोन्नति, पद का उन्नति यानी पदोन्नति, एंड ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरण। रिटायरमेंट मतलब सेवा समाप्त, समझ में आ गया आपको। एंड रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक। व्हाट इज रेम्यूनरेशन, मैंने बहुत बार पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब सैलरी देना, रिवार्ड्स देना, बोनस देना, ठीक है, ये सब अपने एम्प्लॉयज़ को। आई होप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, व्हाट इज डायरेक्शन। दैट इज डायरेक्शन मीन्स निर्देशन। व्हाट इज डायरेक्शन, यहाँ पे लिखा है कि मैं सिंपल बता दूँ, डायरेक्शन मीन्स आप बोल सकते हो सुपरवाइज करना, ठीक है। डायरेक्शन मीन्स टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो आपके कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना कि वो काम सही है कि नहीं, वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, ये सब क्या आते हैं डायरेक्शन में। तो पहला काम क्या है, पर्यवेक्षण यानी पर्यवेक्षण करना कि आपके जो भी कर्मचारी हैं वो काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन यानी संदेश वाहन। किस टाइप का कम्युनिकेशन, मैं बता दूं कि अपने एम्प्लॉयज़ तक कम्युनिकेशन पहुंचाने के जो काम आता है वो भी डायरेक्शन में आता है। कहाँ से कम्युनिकेशन आता है, बता दूं कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ का कोई कंप्लेन है लोअर लेवल, उसको टॉप लेवल तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन आ गया। अगर कोई टॉप लेवल के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया गया है कि एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से काम करना है, उसको लोअर लेवल तक पहुंचाना यानी एम्प्लॉय तक पहुंचाना, दैट्स नॉन एज इंटरलिंकिंग बिटवीन द लोअर लेवल टू अपर लेवल एंड अपर लेवल टू लोअर लेवल, दैट्स नॉन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन आप अपर लेवल तक पहुंचाओ, ऊपर जो मैनेजर जो भी मेन हेड हैं उनको उनके तक पहुंचाओ, सॉरी, एंड जो हेड हैं जो वो ऑर्डर इशू कर रहे हैं उनको आप एम्प्लॉय तक पहुंचाओ। ये क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। वो कौन कर किस फंक्शन के बीच में आते हैं यानी डायरेक्शन के बीच में आते हैं, ठीक है। सेकेंड है लीडरशिप। लीडरशिप और डायरेक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स आप लीडरशिप कर रहे हो, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, उनको बता रहे हो, प्रशिक्षण दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ। लीडरशिप मतलब आप सारे जो अपने लोअर, जो आपसे लोअर हैं उनके काम को देखना, उनको बताना कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो, ठीक है, उसको आप लीडरशिप बोल सकते हो। अब है मोटिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप मोटिवेशन नहीं दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को तब तक आपके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। मोटिवेशन मतलब क्या, उनकी तारीफ़ करना, उनकी प्रशंसा करना, ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा बोनस दे देना अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो, ये सब क्या आएगा मोटिवेशन में। उनको काम करने की पूरी छूट दे देना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ वर्क, ये भी मोटिवेशन में ही आते हैं। हो गया। लास्ट है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। मैं बता दूं कंट्रोलिंग मीन्स एक पॉइंट आता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, 2 पॉइंट्स है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। व्हाट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। स्टैंडर्ड एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला कि आपको 10 शूज़ बनाने हैं, आपको 2 घंटे में 10 शू बनाने हैं, दैट्स नॉट एज स्टैंडर्ड। मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 10 शू बनने चाहिए, आपने उस टाइम में 2 घंटे में 8 शू बनाया, 12 शू बनाया, वो क्या हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब जो आपने दिया एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब जो आपने दिया एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कर्मचारियों के द्वारा जितना किया गया, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या आता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि हाँ तुमको इतना करना है, तुमको इतना करना है, तुमको इतना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजर करना कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो आप अपने स्टाफ को क्या करोगे, मोटिवेशन दोगे,
या सही है, तुम्हारा काम सही है। अगर नहीं भी हो रहा है तो मोटिवेशन देना है आपको कि हाँ स्टैंडर्ड तक पहुँचाओ। अगर 10 में से 8 शू बन रहे हैं तो उसको आप मोटिवेशन दोगे और 2 बनाना है आपको। अगर 10 में से 12 बनने हैं तो उसको बोनस दो, उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो। ठीक है, ये सब क्या आ गया? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी वास्तविक प्रगति को मापना। ऊपर क्या है? प्रमापों का निर्धारण, यानी प्रमापों मतलब क्या? स्टैंडर्ड, उसको पहले आपने निर्धारित कर दिया। एंड सेकंड में जो वास्तविक प्रगति जो आपकी हो रही है उसको मेजर करना, कितनी हुई, स्टैंडर्ड कितना था हमारा एंड हमारा एक्चुअल कितना आया। थर्ड पॉइंट है टेकिंग करेक्टली एक्शन। ये सब करने के बाद आपको करेक्टली एक्शन करना होगा। अगर स्टैंडर्ड के बाद आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो रहा है, आपने दिया 10 लेकिन एम्प्लॉयज़ 8 ही बना पा रहे हैं, बोलने के बाद भी 8 ही बन पा रहा है, तो आप एक्शन लो, उस एम्प्लॉय को हटाओ। ठीक है, अगर 12 बन रहे हैं तो उस एम्प्लॉय को बोनस दो। ये सब क्या एक्शन है? करेक्ट एक्शन लेना है आपको, हमेशा करेक्ट एक्शन लेना है। तो जो भी डायरेक्टिंग करता, कंट्रोलिंग करता है, वो एक्शन हमेशा उसको करेक्ट लेना है ताकि उस एक्शन से जो रिजल्ट है उसमें सुधार आ सके। ये हो गया पूरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? मैं बता दूं, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? सबको साथ लेकर चलना, सिंपल बात। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? सबको साथ लेकर चलना। कोऑर्डिनेशन मीन्स इट्स द एम टू अचीव यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट वर्क्स, अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, मैं देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिट ऑफ एक्शन अमॉन्ग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। हिंदी क्या है? समन्वय विभिन्न क्रियाओं के बीच में एकता बनाए रखने की प्रक्रिया है। अलग अलग काम किए आपके कंपनी में होते हैं, उस हर एक काम को आपको एक साथ बना के रखना है, एक साथ सबको एक साथ रखना है। दैट्स नॉन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सभी जगह होता है। आपके घर में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है आपके क्लास में तो उसको भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, सारे स्टूडेंट को साथ लेकर चलना होता है। आपके घर में आपकी मम्मा सबको साथ लेकर चलती है, सबका चॉइस क्या है खाने का, वो सबको चॉइस साथ लेकर चलती है, सबके चॉइस से खाना बनाती है। दैट्स नॉन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या कि अलग, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे मीन्स इट्स अ प्रोसेस टू अचीव यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट वर्क्स, अमॉन्ग डिफरेंट पीपल्स, अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, हिंदी में कि सिंपल बात है कि विभिन्न क्रियाओं के बीच में एकता बनाए रखने का एक प्रोसेस है। क्या है? कौन? कोऑर्डिनेशन। अब आप चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कहीं यहाँ पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स एंड इंपॉर्टेंस, सारे पॉइंट्स दिए गए। पॉइंट्स में आप लोग उसको नोट कर लो, नहीं मिलेगा कहीं इतना पॉइंट, एक बुक से नहीं है ना, ये बहुत सारे बुक से मिला के लिखा है हमने, तो आप लोग सारा पॉइंट नोट कर लो। एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो क्वेश्चन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं व्हाट, किसका कैरेक्टरिस्टिक? कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे आई मीन सॉरी। फर्स्ट है बैलेंसिंग। अगर आप सबको साथ लेकर चलोगे तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, जरूरी है साथ लेकर चलना, तभी कंपनी में बैलेंस बना रहता है। सेकंड है यूनिटी यानी एकता, साथ लेकर चलोगे तो ऑफकोर्स यूनिटी बनी रहेगी। थर्ड है कोऑपरेशन, सहयोग। कोऑपरेशन, सहयोग एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन मतलब आप सबको साथ लेकर चल रहे हो, एंड कोऑपरेशन मतलब सबका साथ आपको मिल रहा है, आपको भी सबका साथ चाहिए। अगर आप सबको साथ लेकर चल रहे हो तो आपको भी सबका साथ नेसेसरी होता है, दैट्स नॉन एज कोऑपरेशन। तो आप भी सबको सहयोग दो, आप भी सबको कोऑपरेट करो, एंड तभी सब लोग भी आपको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ कोऑपरेट है, सेम वर्ड कोऑपरेट को प्रोसेस में अगर बना दिया जाए तो कोऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन। फोर्थ है इसेंस ऑफ, यहाँ पे मैंने मैग लिखा है, यहाँ पे ये मैग नहीं है, मैनेजमेंट है। ठीक है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का सार है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो आपका मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं चल पाएगा, कंपनी सही ढंग से नहीं चल पाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था मैनेजमेंट के भी फंक्शन में आता है कि सबको साथ लेकर चलना, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना, ये मैनेजमेंट का एक इसेंस है कोऑर्डिनेशन। नेचर क्या आते हैं इसमें? नेचर क्या है कोऑर्डिनेशन का? तो टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसको आप सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हो। तो टॉप लेवल में जो भी आते थे ऑफिसर्स, मैंने बताया था आपको ने, वो उनका काम है कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। लोअर लेवल तक पहुंचाना है उनको, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल को एक साथ रखना है, दैट्स द ड्यूटी ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन किसका ड्यूटी है? क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख लोगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट सेकंड की तरफ, दैट इट्स अ ग्रुप इफेक्ट। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप इफेक्ट। व्हाट्स मीन द ग्रुप इफेक्ट?
मैंने बार बार बताया है, कोऑर्डिनेशन में, मैनेजमेंट में ग्रुप इफेक्ट वर्ड बहुत बार आया है। मीन्स क्या, सामूहिक प्रयास। कोऑर्डिनेशन अगर एक व्यक्ति से चल पाता तो क्या आप सबको साथ लेकर चल पाओगे? एक व्यक्ति सबको साथ लेकर चल पाएगा? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक ग्रुप होता है, आपको ग्रुप होता नहीं है, मतलब ग्रुप में काम करना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में एक ग्रुप एक्टिविटी है, मीन्स सारे लोग मिलकर सब साथ रहते हैं, तब कोऑर्डिनेट आप कर पाओगे किसी भी कंपनी में, किसी भी मैनेजमेंट में। ठीक है, मैं सिर्फ ग्रुप एक्टिविटी एक आदमी से नहीं होगा, सबको साथ लेकर चलना मतलब सबका काम है, हर एक व्यक्ति को सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, दैट्स नॉन एज अ कोऑर्डिनेशन। सो आप क्या बोल सकते हो, दैट्स नॉट नॉन एज, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस? मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एज सेम एज कोऑर्डिनेशन इज टू मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, लाइक एज मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट की तरह समन्वय भी, प्रबंध की तरह समन्वय भी एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह मैनेजमेंट लगातार किसी कंपनी में लगातार चलनी चाहिए, कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, एज सेम एज कोऑर्डिनेशन भी किसी कंपनी में लगातार चलनी चाहिए। जब तक आपका कंपनी है तब तक मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन दोनों बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंस, नॉट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, 4 पॉइंट दिए गए हैं। टोटल अकम्प्लिशमेंट इंक्रीज, INC मीन्स इंक्रीज, यहाँ पे लिख लोगे आप लोग नोट्स में। मैं जो शॉर्ट मैंने टर्म में लिखा है मैंने उसको मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, टोटल अकम्प्लिशमेंट इंक्रीज मीन्स क्या, कुल उपलब्धि में वृद्धि। आपके जितने कंपनी की जितना उपलब्धि है, जितना आपने पाया है, उसमें इंक्रीजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर सबको साथ लेकर चलोगे तब सारे एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, खुश रहेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे, तो जो भी आपके उपलब्धि हैं उसमें इंक्रीजमेंट आएगी। ठीक है, यानी अकम्प्लिशमेंट में इंक्रीजमेंट आएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आप सबको साथ लेकर चलोगे तो जो भी आपके कर्मचारियों का मनोबल है वो हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। हाँ, जो सर हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मनोबल बढ़ता है और वैसे एम्प्लॉयज़ आपके अच्छे से काम करते हैं। तो मैं बता दूं कि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को खुश रखना बहुत ही नेसेसरी है। एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा, बिकॉज सारे काम करना होता है एम्प्लॉयज़ को ही। ठीक है, हो गया हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब उच्च कर्मचारी मनोबल। सेकेंड है टू अचीव गोल। कोऑर्डिनेशन क्यों होता है, इंपॉर्टेंस क्या है? गोल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। ये समझ में आ गया आपको। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आपने बहुत सुना होगा, क्लास 10th में, 9th में, 8th में बहुत सुना होगा आपने। मीन्स झगड़ा। अगर सबको साथ लेकर चलोगे तो जो भी कन्फ्लिक्ट की संभावनाएं हैं वो क्या होती है, कम होती हैं। किसी सबका जो भी सोच होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सबका सेम हो। बहुत बार जो भी आपके एम्प्लॉयज़ का जो भी डिमांड है वो कंट्रास्ट कर सकता है एक दूसरे से। अगर आप सबको साथ लेकर चलोगे तो जो कन्फ्लिक्ट है उससे आप बच सकते हो। मीन्स कन्फ्लिक्ट का हिंदी लड़ाई झगड़ा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है संघर्षों में कमी। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं बता दूं कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डेट, ये सारे आपको एक स्पेसिफिक चैप्टर मिलेंगे आपके आगे बिजनेस स्टडी में। प्लानिंग अलग चैप्टर है, सब अलग चैप्टर मिलेंगे आपको। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तभी आप वो चैप्टर समझ पाओगे, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, बिकॉज इसके सारे पॉइंट्स आगे चैप्टर में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बेसिक टर्म नहीं जानोगे तो फिर चैप्टर कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, तो आप लोग एक एक पॉइंट इसको याद कर लो, लिख लो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं जरूर हेल्प करूँगी अगर मुझसे हो पाएगा तो। ठीक है, आई होप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं मैंने सब डील कर दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।